कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है और ऐसा ही कुछ हुआ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। प्यार की वजह से कब दो गैंग में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए पता ही नहीं चला। अरुण गवली के भाई किशोर गवली को दाऊद इब्राहिम के खेमे की किसी लड़की से प्यार हो गया। एक तरफ इन दोनों का प्यार जहां परवान चढ़ रहा था तो वहीं ये बात डी कंपनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसी के बाद शुरू होता है वो खूनी खेल जिसने कई सारे बेगुनाहों को भी अपने लपेटे में ले लिया और शुरू हुई मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो ताकतवर गैंग की एक भयानक गैंग वॉर। अरुण गवली के भाई पप्पा गवली ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि प्यार करने की सज़ा इतनी बड़ी होगी। प्यार करने की भरपाई किशोर गवली को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और ये जान ली अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ने। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। अपने भाई की मौत का बदला अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई यानी हसीना पारकर के पति को खुलेआम गोली मार कर लिया। सफ़ेद टोपी और सफ़ेद कुर्ता पहनने वाला मुंबई का ये एक ऐसा डॉन था जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ 36 का आंकड़ा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई सारे डॉन हुए जिनका खौफ के दम पर कई सालों तक दबदबा रहा। इन्हीं अपराधियों के बीच एक लड़का झुग्गी बस्ती से निकलकर अपराध की दुनिया में आया जो अरुण गवली था। ये वही अरुण गवली था जिसे बाद में डैडी कहा जाने लगा। आप पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके बारे में आपको कहानी की शुरुआत होती है जब अरुण गवली मुंबई आया। 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मा अरुण गवली और उसका भाई किशोर उर्फ पप्पा 1970 के दशक में अपने पिता के साथ मुंबई आते हैं। घर की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से अरुण गवली ने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। मुंबई आकर सबसे पहले अरुण गवली ने शक्ति मिल में काम किया। वहाँ पर कुछ सालों तक काम करने के बाद अरुण गवली ने कॉटन ग्रीन के कपड़ा मिल में भी काम किया। यही मिल अरुण गवली की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। किसी ने नहीं सोचा कि एक मिल उसे अपराध की दुनिया में धकेल सकती है और यहीं से शुरू होती है डॉन अरुण गवली की कहानी। दरअसल इसी मिल में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है रामा नाइक और बाबू रेशिम से। पैसों की तंगी के कारण तीनों पहले छोटे मोटे जुर्म करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इनका एक गैंग बन जाता है। ये तीनों मिलकर अपने गैंग का नाम रखते हैं BRA गैंग। इसी गैंग में अरुण गवली कई सारे नौजवानों को जोड़ता है। साथ ही इस गैंग में अपने भाई किशोर गवली को भी शामिल करता है। मुंबई में लूटपाट, हफ्ता वसूली और अब ये गैंग मर्डर भी करने लगता है। कुछ ही दिनों में ये गैंग अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना सिक्का जमा लेता है और पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में भी आ जाता है। इसी बीच बाबू रेशिम पुलिस के हत्थे लग जाता है जिसके बाद एक लॉकअप में उसका मर्डर कर दिया जाता है। अभी कुछ ही दिन बीतते हैं कि पुलिस द्वारा रामा नायक का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस के साथ बाकी लोगों को भी लगता है कि अरुण गवली अब खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता छोड़ देगा, पर होता इससे बिल्कुल अलग है। अरुण गवली रुकने के बजाय दगड़ी चौल में ही अपने अपराध का धंधा चलाता है और दगड़ी चौल को ही अपना हेडक्वार्टर बना लेता है।
अपने भाई के साथ धीरे धीरे इस गैंग को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे करके अपने गैंग में उन लोगों को शामिल करता है जिनको पैसों की दिक्कत थी और वो चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। असल में गवली गैंग के लिए दगड़ी चौल एक ऐसी जगह बन गया था जहां पर लोगों को डील के लिए बुलाया जाता था। अगर किसी ने डील मान ली तो उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अगर किसी ने इस डील के खिलाफ बोला तो उसे उसकी सज़ा भी दी जाती थी। गवली का गैंग उस वक्त तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग में से एक गैंग बन गया। इतना ही नहीं, अब तो गवली को राजनीतिक सपोर्ट भी मिलने लगा था। कुछ खबरों की माने तो शिवसेना की तरफ से अरुण गवली को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर चल भी रहा था। ये बात सामने आई 1980 में, जब पुलिस ने अरुण गवली के खिलाफ कुछ कार्रवाई की और उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के द्वारा मुंबई पुलिस की आलोचना भी की गई थी। उस वक्त तक डी कंपनी और गवली के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। असल में गैंग वॉर जब शुरू होता है जब अरुण गवली के भाई किशोर गवली को डी कंपनी द्वारा मार दिया जाता है। अरुण गवली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद अरुण गवली दाऊद से बदला लेने का प्लान बनाता है। अरुण गवली दाऊद के बहनोई को उसी के इलाके में घुसकर गोलियों से भुनवा देता है। इस हत्याकांड ने दाऊद को अंदर से झकझोर कर रख दिया, क्योंकि दाऊद की बहन हसीना उसकी सबसे करीबी मानी जाती थी। इस खबर ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। सब ये बात सोचने को मजबूर हो गए थे कि जिस दाऊद के नाम से लोग थर थर कांपने लग जाते थे, आखिर उसके बहनोई को उसके इलाके में मारकर कोई दूसरा चला कैसे गया। ये बात अब लोगों के दिमाग में घूम रही थी कि अब दाऊद इब्राहिम बदला लेगा। खैर, इस घटना के बाद दाऊद कहाँ शांत बैठने वाला था। दाऊद इब्राहिम ने इसका बदला लिया। अरुण गवली गैंग के जिन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई को मारा था वो दरअसल जख्मी हो गए थे। उस दौरान वहाँ पर उन लोगों के ऊपर लोकल लोगों ने पत्थरबाजी भी की। असल में इनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन जख्मी होने की वजह से पुलिस इन्हें जे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गई। जैसे ही ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चली, दाऊद ने एक बड़े लेवल पर एक गेम बनाया। असल में दाऊद ने जे हॉस्पिटल पर एक बहुत बड़ा अटैक करवाया। मुंबई के जे अस्पताल में दाऊद इब्राहिम ने एक साथ कुल 24 शूटर्स को भेजा। इन शूटर्स ने एक वार्ड में घुसकर जमकर गोलियां बरसाई। यहाँ दाऊद के गिरोह ने अरुण गवली गैंग के शैलेश हल्दनकर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में हल्दनकर के साथ पुलिस के 2 कांस्टेबल भी मारे गए और 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जे हॉस्पिटल कांड से पूरा मुंबई डर के साए में था और पुलिस यही सोचने में लगी थी कि आखिर इन गैंग को शिकंजे में कैसे लिया जाए। ये कांड मुंबई पुलिस ने सीबीआई ब्रांच को सौंप दिया। इसके बाद सीबीआई ने दगड़ी चौल पर छापा मारा और अरुण गवली को पहली बार मुंबई पुलिस घसीटते हुए थाने ले गई। इससे पहले दगड़ी चौल में कभी अरुण गवली के ऊपर पुलिस ने हाथ नहीं डाला था। इस दौरान उसे पीटा भी गया, लेकिन अपराध सिद्ध न होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। गवली के खिलाफ करीब 15 मामले दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस कोई भी अपराध सिद्ध नहीं कर पाई थी। साल 1990 में शिवसेना के कार्यकर्ता गवली से दूरियां बनाने लग गए और उससे अलग हो गए, और कुछ खबरों की माने तो इसके बाद अरुण गवली ने कई सारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसी के बाद एक गैंगस्टर अब राजनीति की दुनिया में एंटर करता है। सबसे पहले तो अरुण गवली ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, अखिल भारतीय सेना। 2004 में गवली ने चिंचपोकली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का सदस्य चुना गया। इसके बाद गवली की प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि हुई। ऐसा माना जाता है कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहने के कारण उसने लोगों में एक अलग पहचान बनाई। एक तरफ राजनीति में कदम रखना अरुण गवली को अलग दुनिया में ले जा रहा था, तो वहीं उसके द्वारा किए गए अपराध उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। अरुण गवली एमएलए तो बन गया, पर एमएलए को मिलने वाली प्रोटेक्शन अरुण गवली को नहीं मिली। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस ने अरुण गवली के एमएलए बनने का फायदा उठाया और कोर्ट में अरुण गवली के काले कारनामे के चिट्ठे खोलने लग गए, क्योंकि अब गवली की एक प्रतिष्ठा बन गई थी जिसकी वजह से वो कहीं छुप नहीं सकता था। एक तरफ जहां गवली को बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा था, तो उसी वक्त गवली को राजनीति में बड़ा झटका लगा। असल में उसके भतीजे सचिन अहीर, जो कि अखिल भारतीय पार्टी का विधायक भी था, उसने उसके खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। सचिन अहीर ने बाद में गवली के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में सचिन और गवली
दोनों की हार हुई थी। पर यह हार न सिर्फ राजनीति में मिली थी, बल्कि अब यह हार उसे जुर्म की दुनिया में भी मिलने वाली थी। पुलिस ने आखिरकार अरुण गवली को शिवसेना के नेता कमलाकर जमशेदकर की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। और इसी के बाद मुंबई में डी कंपनी और गवली के बीच गैंग वॉर खत्म हुआ। फिलहाल अरुण गवली के बारे में ये सुनने में आया है कि उसने कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि उसकी सज़ा पूरी हो गई, उसे छोड़ दिया जाए, और उसकी तबीयत भी खराब रहती है। ये थी दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच गैंग वॉर की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।